हेलो स्टूडेंट्स, I'm पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और मैकेनिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंडक्शन मोटर के चैप्टर को अपन देख रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में, और आज अपन पढ़ेंगे उसका ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन ब्रीफ में पढ़ेंगे क्योंकि मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसके ऑपरेशन में अपन को देखना है कि ये एक मोटर है, मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई को मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब रोटेशन में जा रहा है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में अपन ने देखा था, कोई भी तरह के इंडक्शन मोटर का एग्जांपल ले लेते हैं अपन, लाइक स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, दोनों में से कोई भी। तो इसका स्टेटर है, उसके ऊपर 3 फेज वाइंडिंग है। 3 फेज वाइंडिंग के ऊपर अपन सप्लाई देंगे और 3 फेज वाइंडिंग के ऊपर सप्लाई देंगे और रोटर आइदर स्क्वायरल केज हो या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, दोनों की ही जो वाइंडिंग है या कॉपर बार्स हैं वो शॉर्टेड है। तो सिर्फ सप्लाई कहाँ पे देंगे, इनपुट सप्लाई अपन स्टेटर के ऊपर देंगे, और उसकी वजह से इंडक्शन मोटर की जो रोटर है वो घूमना स्टार्ट कर देती है। तो ये घूमना स्टार्ट क्यों कर रही है, इसका अपन को देखना है। तो इसके घूमने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो 3 फेज वाइंडिंग है 120 डिग्री अपार्ट है स्पेस में, उसमें वोल्टेज लगाने से जो करंट फ्लो होगी, उस करंट की वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए। एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तभी ही वहाँ पे रोटेशन हो सकता है रोटर का, क्योंकि वो रोटर मैग्नेटिक फील्ड, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटर के ऊपर एक टॉर्क जनरेट होगा। जो टॉर्क जनरेट होगा, उस टॉर्क की वजह से ही रोटर घूमेगा। यदि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो रोटर के ऊपर एक रोटेटिंग टॉर्क जनरेट नहीं होगा, और रोटेटिंग टॉर्क जनरेट नहीं होगा तो वहाँ पे वो रोटर घूमेगा भी नहीं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि क्या यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो सप्लाई दी गई है, वोल्टेज सप्लाई एक्स वाई जेड एक्सिस पे, तीनों 120 डिग्री अपार्ट है मैग्नेटिक फील्ड। तो उन तीनों की वजह से एक फ्लक्स जनरेट होगा, वो होगा इस तरीके का फ्लक्स जनरेट होगा, φx = φm sin ओमेगा टी, φm sin ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, क्योंकि 120 डिग्री अपार्ट है यहाँ पे, और ये भी 120 डिग्री अपार्ट है, और इसलिए ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री ये भी जनरेट होगा। ओके, अब अपन देखते हैं कि ओमेगा टी को अलग अलग टाइम पे देखते हैं। बढ़ते हुए टाइम पे देखते हैं कि अपना जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। इसके लिए मैं चेक करता हूँ सबसे पहले ओमेगा टी = 0 डिग्री पे। जब ओमेगा टी = 0 डिग्री पे चेक करूँगा तो यहाँ पे चेक करेंगे तो अपन रिजल्टेंट फ्लक्स जो कैलकुलेट होके आ रहा है वो आ रहा है, उसकी क्वांटिटी जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो आ रहा है 1.5 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ इंडिविजुअल। ओके, उसके बाद में ये ओमेगा टी = 0 पे चेक हो गया। उसके बाद में अपन ने चेक किया ओमेगा टी = 30 डिग्री, मतलब नेक्स्ट टाइम पे कि कुछ टाइम बाद में चेक किया तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रिजल्टेंट है वो कितना आ रहा है 1.5 है। तो वैल्यू है वो कांस्टेंट जनरेट हो रही है, बट रिजल्टेंट क्या आगे बढ़ता जा रहा है वो अपन अभी फेजर डायग्राम से देख लेंगे। तो ये अपना फेजर डायग्राम है, यहाँ से सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं एक बार और ओमेगा टी = 60 डिग्री पे चेक कर लेते हैं, तो भी रिजल्टेंट की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है वो आ रही है 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल फ्लक्स। मतलब जो रिजल्टेंट फ्लक्स है टाइम बढ़ने के साथ साथ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है रिजल्टेंट वो कांस्टेंट है। अब अपन को देखना है कि क्या ये घूम भी रहा है। तो सबसे पहले एक्स वाई जेड एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस है। अब ओमेगा टी = 0 डिग्री है, तो ओमेगा टी = 0 डिग्री पे यदि मैंने रिजल्टेंट चेक किया तो वो रिजल्टेंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे निकल के आ रहा है रिजल्टेंट की। ये फेजर डायग्राम को एडिशन करने का तरीका है। उसके बाद में जब ओमेगा टी = 30 डिग्री पे चेक किया तो जो रिजल्टेंट निकल के आ रहा है वो रिजल्टेंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब ओमेगा टी = और नेक्स्ट पे चेक किया, सॉरी ओमेगा टी = 30 डिग्री पे रिजल्टेंट, हाँ ये आ गया।
अब उसके बाद में जब 120 डिग्री पे चेक किया तो और रिजल्टेंट घूम के किधर की तरफ चला गया, इधर की तरफ चला गया। यानी कि रिजल्टेंट जो है ओमेगा ये t=90 डिग्री पे चेक किया तो 30, 60, 0 और 90 इस पर कंटिन्यूसली चेक किया तो रिजल्टेंट जो है वो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, बट रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। इससे क्या पता चलता है कि टाइम बढ़ने के साथ साथ में जो फ्लक्स है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमता हुआ जा रहा है और उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। इससे कंफर्म होता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो किस तरीके का मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, रोटेटिंग टाइप का मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, जिसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यदि अपन ओमेगा t = 90 डिग्री पे भी चेक करें तो भी यहाँ पे अपना जो मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 1.55 m। ठीक है, इससे मैक्सिमम जो है हमेशा फ्लक्स है घूमता हुआ जा रहा है और जो रिजल्टेंट फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 1.5 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम फ्लक्स। ये था अपना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसके ऑपरेशन का था कि किस तरीके से इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो वो यहाँ से अपन ने चेक लिया कि हाँ कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो एक टॉर्क जनरेट होगा आगे और उस टॉर्क की वजह से रोटर भी घूमेगा, वो नेक्स्ट में आ जाएगा, अपन देख लेंगे। अब जो मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट हो रही है उसकी स्पीड कितनी है, किस स्पीड के साथ में वो घूम रहा है। अब इंडक्शन मशीन है, जैसे डीसी मशीन में बताया था मैंने, नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, मान लो नंबर ऑफ पोल्स p हैं तो पेयर ऑफ पोल्स हाफ हो जाएंगे उसके। इसी तरीके से यहाँ पे भी नंबर ऑफ पोल्स होते हैं। ठीक है, हर दो पोल के बीच में 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल होता है हमेशा। और यदि मैकेनिकल एंगल की बात करें तो पूरे एक रोटेशन के अंदर, एक रिवॉल्यूशन के अंदर पूरा कितना एंगल होगा, 360 डिग्री मैकेनिकल एंगल इस तरीके से होगा। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी होगी। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट होती है उसकी स्पीड को डिनोट करते हैं ns से, और इसको बोला जाता है सिंक्रोनस स्पीड, कि ये सिंक्रोनस स्पीड के साथ में घूम रही है। तो अपन देखते हैं कि ये किस स्पीड से, इसकी स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है। मान लो कि जो मशीन है दी हुई उसमें पोल है वो है p, और जो अपन ने वोल्टेज सप्लाई किया है उसकी फ्रीक्वेंसी है f, और यदि आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है तो उसकी स्पीड क्या आएगी, ns = सिंक्रोनस 120f/p। 120f/p किस तरीके से आ रही है, ये सेकंड वाला फॉर्मूला देखना एक बार। साइकिल ऑफ करंट पर सेकंड, मतलब ये है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक ns है रिवॉल्यूशन rpm में। ठीक है, ns होता है rpm के अंदर, इसकी यूनिट होती है रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन पर मिनट, मान लो कि ये फॉर्मूला ले लें rpm का अपन, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ पोल को अपन उसके साथ में पेयर ऑफ पोल को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें आ जाएगा कितनी साइकिल जनरेट होंगी। कैसे समझना दोबारा से, ns है अपना rpm। ठीक है, एक मिनट में कितनी बार चक्कर उसमें लगा रहा है वो, और उसकी वजह से साइकिल कितनी जनरेट होंगी। एक पोल पेयर को जब क्रॉस किया जाता है या दो कंज्यूकेटिव पोल्स को, एक के बाद में एक जो पोल आ रहा है उसको जब क्रॉस किया जाता है तो एक साइकिल जनरेट हो जाती है। ठीक है, मान लो कि 4 पोल हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 पोल हैं। तो जब ये यहाँ से लेके यहाँ पे आएगा तो एक जो है एक साइकिल जनरेट हो जाएगी। तो मान लो कि 50 बार घूम रहा है वो, तो कितनी साइकिल जनरेट होंगी। यदि एक ही पोल पेयर है तो 50, क्योंकि 1 से गुणा कर देंगे उसे। लेकिन मान लो यहाँ पे 4 है तो 2 पोल पेयर हो गए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पूरा घूमने पे 2 साइकिल यहाँ पे जनरेट हो जाएंगी। तो अपन ने इसीलिए रिवॉल्यूशन ऑफ फील्ड को नंबर ऑफ पोल पेयर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जितनी बार घूम रहा है उसको p/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी साइकिल जनरेट हो जाएंगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी को सेकंड में लिया जाता है और यहाँ पे रिवॉल्यूशन ऑफ फील्ड मिनट में है। तो अपन ने दोनों साइड में पर सेकंड पे कैलकुलेट करेंगे तो रिवॉल्यूशन ऑफ फील्ड पर सेकंड आएगा। तो रिवॉल्यूशन ऑफ फील्ड क्या होता है, ns। ठीक है, तो उसको सेकंड में बदलेंगे तो ns/60। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, p/2 × ns/60।
तो इससे एन एस कैलकुलेट करेंगे तो 120F/P, जहाँ P क्या है नंबर ऑफ पोल्स और फ्रीक्वेंसी क्या है, F क्या है फ्रीक्वेंसी जो सप्लाई अपन कर रहे हैं। ये है जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसकी स्पीड, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी इसी से पता चलेगा कि एक रोटर भी किस स्पीड से घूमेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि उसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के हिसाब से रोटर की डायरेक्शन भी होगी कि क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब मान लो एक्स वाई जेड अपन ने लिया और इसकी वजह से वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, अपन को रोटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो क्या करेंगे, कोई भी एक फेज है उसके दूसरे फेज के साथ में सीक्वेंस चेंज कर देंगे। जैसे एक्स वाई जेड था मान लो पहले, या आर वाई बाई था, तो उसे एक्स जेड वाई यानी जेड और वाई को इंटरनल चेंज कर दिया। तो फेज आपस में कभी चेंज मत कर देना, नहीं तो वापस से वो सेम डायरेक्शन में आ जाएगी। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को या रोटर के डायरेक्शन को चेंज करने का तरीका है। उसके बाद में एक पॉइंट आता है स्लिप। स्लिप क्या होती है, जो रोटर है एक्चुअली वो स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही है जनरेट NS सिंक्रोनस स्पीड, रोटर भी उसी स्पीड से घूमना चाहिए, बट रोटर कभी भी उस स्पीड से नहीं घूमता है। क्यों? क्योंकि रोटर जो है मैकेनिकल है और मैकेनिकल चीज़ पे उसका खुद का इनर्शिया होगा प्लस फ्रिक्शन वगैरह होगा, और उसकी वजह से वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है उससे थोड़ा सा लेग करेगा, और उसी को अपन कहते हैं स्लिप। यानी कि सिंक्रोनस स्पीड और एक्चुअल रोटेटिंग स्पीड का जो डिफरेंस है उसको अपन कहते हैं स्लिप, और इसका अपन परसेंटेज निकालते हैं सिंक्रोनस स्पीड के साथ में, और इसे कहते हैं परसेंटेज स्लिप। NS - N/N। NS है सिंक्रोनस स्पीड, N है रोटर की स्पीड, और उसका NS के साथ में रेशियो निकालते हैं तो इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, 0.1% to 3% के लगभग, और जो नो लोड होता है उसके ऊपर ये लगभग 0.1 होती है। नेक्स्ट आता है इसमें रोटर करंट फ्रीक्वेंसी। रोटर के अंदर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्योंकि जैसे मैंने स्लिप रिंग की बात करें अपन, स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन बताया था रोटर के ऊपर भी वाइंडिंग होती है, तो रोटर के ऊपर वाइंडिंग है। अब जैसे ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट याद करो कि जो प्राइमरी साइड है उससे वोल्टेज इंड्यूस होकर कहाँ पे आता है, सेकेंडरी साइड में आता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी प्राइमरी साइड यानी कि स्टेटर में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसकी वजह से जो करंट आई उसमें, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड जो है रोटर के साथ भी लिंक होगा, और रोटर के साथ में जब मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा तो रोटर के अंदर एक वोल्टेज जनरेट होगा, क्योंकि वाइंडिंग ऑलरेडी शॉर्टेड है, और उस शॉर्टेड वाइंडिंग की वजह से वहाँ पे करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी तो उस करंट की एक फ्रीक्वेंसी भी होगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी को याद रखना, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है स्लिप टाइम्स ऑफ एफ। जो एफ है वो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है और रोटर की फ्रीक्वेंसी है, उसको स्लिप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्लिप टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जो कि रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है। ये ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल में काफ़ी काम में आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपने पढ़ा कि ऑपरेशन क्या होता है और कुछ टर्म्स जो काफ़ी यूज में आती हैं इसकी, स्लिप, रोटर फ्रीक्वेंसी, सिंक्रोनस स्पीड के बारे में, और नेक्स्ट में अपन और इसके क्या ऑपरेशन पढ़ेंगे। और ट्रांसफार्मर को रिवाइज करना, उससे काफ़ी ज़्यादा यूज में आएगा यहाँ पे। थैंक यू।